डियर स्टूडेंट, हम लोग अब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बिल्कुल एंड पर पहुंच चुके हैं। इस पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अगर इम्पोर्टेंस देखा जाए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पर जिस पोर्शन पर आपको कंसंट्रेट करना है वो इनका ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, नोमेनक्लेचर और फॉर्मुलेशन। इसके बाद 2 या 3 मार्क्स का अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तब वहाँ से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। इस चैप्टर में 2-3 और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आज वो हम लोग का कंप्लीट होगा और इसके बाद फिर कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इस वाले में रेस्ट जो टॉपिक बचा हुआ उसमें एक टॉपिक है कलर इन कॉम्प्लेक्सेस। कलर इन कॉम्प्लेक्सेस, अधिकांश कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कलर्ड होता है और इसी के बारे में बात करना है कि ये कलर्ड क्यों होता है। थोड़ा सा अंडर 10th क्लास के फिजिक्स के कंसेप्ट को लेकर चलते हैं, यहाँ समझने में हम लोग को सहूलियत होगा। हम सब लोगों को पता है कि व्हाइट लाइट कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर को कहा जाता है, 7 रंगों से मिलकर के बना हुआ है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को तभी देख पाते हैं जब उसके द्वारा रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड रे हमारे रेटिना तक पहुंचता है। अब कलर की बात करें तो अगर किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक कर सारे के सारे कलर रिफ्लेक्ट बैक कर जाते हैं तो ऑब्जेक्ट व्हाइट दिखता है। अगर सारे के सारे रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर लिए जाए तो ब्लैक दिखता है और अगर उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो और कुछ रिफ्लेक्ट हो तो जो एब्जॉर्ब हुआ है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखता है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्रीन दिख रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ग्रीन एब्जॉर्ब नहीं हुआ। एब्जॉर्ब ग्रीन उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, यानी कि बाकी के दूसरे कंपोनेंट है वो एब्जॉर्ब हुए हैं, ग्रीन तो रिफ्लेक्ट हुआ है जिसकी वजह से वो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है। यानी कि लाइट की कुछ एक एनर्जी एब्जॉर्ब होने की वजह से कंपाउंड कलर दिखता है, सब्सटेंस कलर दिखता है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के केसेस में कलर का रीजन क्या दिया हुआ है, जो अभी हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़े तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार से एक्साइटेड स्टेट में ये d के 5 ऑर्बिटल्स स्प्लिट कर जाते हैं। अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हुआ तब उस कंडीशन में ऊपर में Eg और नीचे में T2G होता है। इन दोनों सेट ऑफ ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी गैप होते हैं और इस एनर्जी गैप को हम लोग डेल्टा फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इस ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी गैप है। अब अगर मान लिया कि किसी कंडीशंस में ये D का पूरा ऑर्बिटल फील्ड है, पूरी तरह से भरे हुए है, ये भी पेयर्ड है, यहाँ भी पेयर्ड है, यहाँ पर भी ये पेयर्ड है। तब उस कंडीशंस में ना तो इस d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर सकता है और ना ही यहाँ शिफ्ट कर सकता है। यानी अगर कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल है, एक्चुअली एनर्जी एब्जॉर्ब कहाँ होगा। अगर पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल है तो ये जैसे लाइट स्ट्राइक्स करता है इनके ऊपर में तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर एक d ऑर्बिटल से दूसरे d ऑर्बिटल में शिफ्ट करते हैं। एंड द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन d ऑर्बिटल टू अदर d ऑर्बिटल इज कॉल्ड dd ट्रांजिशन और इसी dd ट्रांजिशन से वो कलर्ड होता है। जैसे अगर मान लिया कि वैकेंट था और यहाँ ये फील्ड है, जैसे ही लाइट इनके ऊपर में स्ट्राइक किया तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस जगह से शिफ्ट कर गया यहाँ पर। ध्यान से समझना, इस T2G ऑर्बिटल के कंपैरिजन में इस Eg ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा है और इस हाई एनर्जी की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ में शिफ्ट करता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और कहां से एब्जॉर्ब करेगा, लाइट से। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस होगा वो कलर्स हो करेगा। काम की बात यानी कि टू द पॉइंट अगर समझना है या याद रखना है तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स का कॉन्फ़िगरेशन, सेंट्रल मेटल का कॉन्फ़िगरेशन D1 से लेकर D9 तक हो तब उस कंडीशन में वो कलर्ड होगा और अगर कॉन्फ़िगरेशन D0 या D10 हो तब उस कंडीशन में वो कलरलेस होगा। कलरलेस सिर्फ एक ही पॉइंट नहीं है और एक और पॉइंट है, दोनों को कंबाइन करके निकाला जाएगा। तो पहला कंडीशन ये हुआ कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो और सेंट्रल मेटल का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
D1 से D9 के बीच में आ रहा है, देन द कॉम्प्लेक्स मे बी कलर्ड, कंफर्म नहीं करेंगे, वो आगे बात करेंगे। और अगर D0 से D10 है तो कलरलेस होगा, यानी कि यहां पर कोई कलर नहीं होगा। रीजन, जब D में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करेगा, और जब कहीं एनर्जी एब्जॉर्ब भी नहीं होगा तो स्ट्राइक कर सारा का सारा रेडिएशन रिफ्लेक्ट कर जाएगा, यानी कि वो व्हाइट कलर का दिखेगा। डी में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है, पूरी तरह से फील्ड है, तब इलेक्ट्रॉन को एक से दूसरे में शिफ्ट करने के लिए जगह ही नहीं बचा है, तब उस कंडीशंस में वो कलरलेस शो करेगा, यानी कि वहां पर भी वो कलर नहीं दिखाएगा। तो इस शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को डी ट्रांजिशन कहते हैं। तो अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया तो सिंपल आंसर देते हैं, द कलर इन कॉम्प्लेक्सेस इज डी ट्रांजिशन। व्हाट इज डी ट्रांजिशन? द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन from one d orbital to other d orbital by absorbing some amount of energy is called d transition। और इसकी वजह से जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस होते हैं वो कलर शो करता है। पहला पॉइंट ये हो गया। ये पॉइंट आप ध्यान में रखोगे कि कहां कलर हो सकता है, कहां कलरलेस हो सकता है। ये कांसेप्ट फिर जब हम लोग डी एंड एफ ऑर्बिटल पढ़ेंगे, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे, तो वहां पर भी इसी कांसेप्ट के अनुसार से हम लोग कलर्ड एंड कलरलेस सब्सटेंस में क्लासिफाई करते हैं। एक दूसरा चीज, अगर हम लोग कॉपर सल्फेट को लें, इन्हें ब्लू विट्रियोल कहा जाता है। CuSO4.5H2O ये ब्लू कलर का होता है, जबकि CuSO4 ये व्हाइट कलर का होता है। इन्हें कहा जाता है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट और इन्हें कहा जाता है अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। दोनों जगह पर कॉपर सल्फेट ही है, दोनों जगह पर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, यहां पर भी कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। और अगर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है तो यहां पर भी इनका कन्फिगरेशन 3d9 होगा और यहां भी इनका कन्फिगरेशन 3d9 होगा। ध्यान से समझना है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉपर का दोनों जगह पे कन्फिगरेशन 3d9 ही है, लेकिन अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट व्हाइट कलर का है और हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है। इसके पीछे का रीजन क्या है? जबकि दोनों में D9 है तो सब्सटेंस कैसा होना चाहिए था? कलर्ड होना चाहिए था। अब समझोगे, D9 है, जैसे अगर किस d ऑर्बिटल्स की बात करें तो इस कंडीशंस में d के ये 5 ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम है, इसलिए इन्हें डीजेनरेटेड d ऑर्बिटल कहा जाता है। और सेम एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट करता है तो ना तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ना ही रिलीज करेगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार से जब लिगेंड अप्रोच करते हैं तब ये d ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाता है और ये स्प्लिट कर दो अलग अलग सेट ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं जिनका एनर्जी अलग अलग है। यहां CuSO4.5H2O में ये H2O वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड के रूप में काम करता है और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार से d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग लिगेंड के प्रेजेंस में ही हो सकता है। तो यहां आंसर आपको देना पड़ेगा अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में लिगेंड है ही नहीं, और जब लिगेंड नहीं होगा तो d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग नहीं होगा, और जब d ऑर्बिटल का ये स्प्लिटिंग नहीं हुआ तो सब सेम एनर्जी लेवल वाले में है तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं करेगा, यानी वहां डी ट्रांजिशन। और अगर H2O की बात करते हैं यहाँ CuSO4.5H2O का, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर लिगेंड यहाँ एक्वा लिगेंड के रूप में काम करता है। इनका d ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाते हैं और इस स्प्लिटिंग की वजह से दोनों के बीच में एनर्जी गैप चलाया और जब एनर्जी गैप चलाया तो यहाँ पर डी ट्रांजिशन आ सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर से आ जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कलर पर क्या क्या याद रखना है। पहला पॉइंट ये याद रखना है कि कलर्ड होंगे कंपाउंड ड्यू टू डी ट्रांजिशन, और डी ट्रांजिशन होता है पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल में एंड इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। यानी कि पहला कंडीशन हो गया कि D1 से D9 तक कन्फिगरेशन हो, और दूसरा पॉइंट ये हो गया कि वहां पर लिगेंड की प्रेजेंस हो, क्योंकि लिगेंड जब प्रेजेंट रहेगा तभी D 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल में टूटेंगे जहां दोनों का एनर्जी अलग अलग है। तो ये कलरिंग कॉम्प्लेक्सेस से कलरिंग कॉम्प्लेक्सेस, कलरिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद में अब दूसरे टॉपिक पर बढ़ते हैं। ये टॉपिक है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेट।
मेटल कार्बोनिल, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स याद आ रहा होगा आपको। वैसे कॉम्प्लेक्स जिनमें आइडेंटिकल टाइप ऑफ लिगेंड लगे हों उन्हें होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, और जहां टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड प्रेजेंट हो उन्हें हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। कार्बोनिल लिगेंड CO को कहा जाता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जहां प्रेजेंट हो उन्हें हम लोग कार्बोनिल लिगेंड कहते हैं। यहाँ बाकी के लिगेंड में और कार्बोनिल लिगेंड में एक अलग तरीके का बॉन्ड बनता है, और इसीलिए इसे यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। अब इसे समझने के लिए हम लोग को थोड़ा सा 11th क्लास का लिविस डॉट का स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा कार्बन मोनोऑक्साइड का। बिल्कुल हम वहीं से आपको बताते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड में दो एलिमेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2,4। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इनका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,6। ऑक्टेट पूरा करने के लिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि ऑक्सीजन को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और बात किए थे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में कि अगर दो अलग अलग रिक्वायरमेंट हो तो शेयरिंग उस एटम पर डिपेंड करेगा, वो एटम डिसाइड करेगा जिसे कम इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, यानी यहाँ शेयरिंग ऑक्सीजन डिसाइड करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का लिविस डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं, ये कार्बन हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया। ये ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया शेयरिंग के लिए, बाकी का 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास में बचा रह गया। 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 यहाँ दिए। जब ये अब 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो कार्बन भी 2 ही इलेक्ट्रॉन देगा और बाकी का 2 इलेक्ट्रॉन इनका बचा होगा। इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया 2, 4 एंड 4, 8। लेकिन अगर इस कार्बन को देखें तो अब इस कार्बन के पास में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन ही है, यानी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। और पढ़े इफ वन एटम हैज डिफिशिएंसी ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अदर एटम हैज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, देन इन सच कंडीशन ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म। तो यहां पर ये कार्बन इस ऑक्सीजन के इस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ताकि इनका भी ऑक्टेट पूरा हो जाए। इसी को अगर सिस्टमेटिक तरीके से हम देखें तो ऐसे लिख सकते हैं कार्बन, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां डॉट, और कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। अब गौर से देखो, इस शेयरिंग में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन का यहां से म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है, लेकिन ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन एटम का है, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसीलिए कई जगह पर आप बुक में देखेंगे तो इस तरीके से डायग्राम दिया जाता है। यानी ये ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया, इसके कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से रिप्रेजेंट किए। अब इनके पास में भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन के पास में भी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन इज कैपेबल टू प्रोवाइड इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एंड कार्बोनिल लिगेंड, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट एज ए लिगेंड, जिन्हें हम लोग कार्बोनिल लिगेंड कहते हैं। अब मेटल को, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है लिगेंड के रूप में। अब जरा सोचो, यहां कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के पास ऑलरेडी डिफिशिएंसी ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस वजह से वो ऑक्टेट पूरा करने के लिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन लेता है, तब जाकर के इसका ऑक्टेट पूरा होता है। यहां ये कार्बन ऑलरेडी कर्ज ले चुका है, और कर्ज लेकर के फिर ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? मेटल को दे रहा है। मेटल के डी ऑर्बिटल में भी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तब वैसे कंडीशन में जब ये कार्बन इन्हें मेटल को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, तो एट द सेम टाइम ये मेटल भी इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। और जब ये इलेक्ट्रॉन इसका यहां शिफ्ट करेगा तो इनका ये बीच से बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो ऑक्टेट पूरा हो गया।
तो इस बॉन्डिंग को मेटल और कार्बोनिल लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग हुआ इसे बैक बॉन्डिंग भी कहा जाता है, और इस इफेक्ट को सिनर्जिक इफेक्ट कहते हैं जो इस कॉम्प्लेक्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, क्योंकि कार्बन के पास में डिफिशियंसी ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। अब ये जैसे ही इनका ऑक्टेट पूरा हुआ तो ये कार्बन अपना ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनको प्रोवाइड करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है कॉम्प्लेक्स में, जिन्हें मेटल कार्बन कहा जाता है। लेकिन चूंकि ये कार्बन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ले चुका था ऑक्सीजन से, जो अभी हम आपको दिखाए थे कि इस तरीके से था, तो इस इफेक्ट को कंप्लीट कर यहाँ दो पार्ट में इसको बता देते हैं। यहाँ ये था, तो चूंकि ये खुद इससे लिया है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और फिर ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे दे रहा है, जब इस d ऑर्बिटल के पास में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है तो ये सेंट्रल मेटल भी ने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया कार्बोनिल लिगेंड का कार्बन, ये मेटल, यहाँ कार्बन और इस जगह पर ये ऑक्सीजन। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर के जैसा शो करता है, क्योंकि देख रहे हो आपकी पाई बॉन्ड जो यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया और ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया। अब इसकी वजह से इनका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। और स्टेबिलिटी कैसे बढ़ता है? अगर इस बॉन्ड की बात करें तो ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन जैसे इनके और इनके बीच में बना अब ये डबल कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। तो सिंगल के कंपैरिजन में डबल कोवैलेंट बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वैल्यू ज्यादा होगा, और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वैल्यू ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा। इस इफेक्ट को सिनर्जिक इफेक्ट कहा जाता है। सिनर्जिक बॉन्डिंग भी कहते हैं, जो कि मेटल कार्बोनिल में पाया जाता है। और क्यों ये सिनर्जिक बॉन्डिंग बनता है? बैक बॉन्डिंग भी कहा जाता है, क्योंकि ऑलरेडी कार्बन के पास डिफिशियंसी था और जब वो मदद कर रहा है तो दूसरा भी मदद करेगा। डे टू डे लाइफ में भी वैसे ही, अगर देखो कोई कहीं से कर्ज लेकर के किसी दूसरे को कर्ज दे रहा है, हेल्प कर रहा है, तो जैसे ही सामने वाले को पता चलेगा कि इसने मेरा हेल्प किया है कहीं दूसरी जगह से लेकर के, तो अपनी तरफ से अगर उनके पास में भी कुछ मदद के लायक है तो वो जरूर प्रोवाइड करते हैं। तो सेंट्रल मेटल के पास में, मेटल का तो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने का, तो उस कंडीशन में ये बॉन्ड बनता है। अब इसके बाद में मेटल कार्बोनिल के आयरन के कुछ कॉम्प्लेक्स हैं, निकल के कुछ कॉम्प्लेक्स हैं। वैसे सिलेबस में एक बार नोटिफिकेशन भी आया था कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हटा दिया गया है मेटल कार्बोनिल को, लेकिन छोटा सा टॉपिक है तो हम बता ही देते हैं कि उसको आप कंप्लीट कर लोगे। तो डेफिनेशन वगैरह पीडीएफ में लिख दिए हैं, वो है वहां पर। अब इसके नीचे एनसीईआरटी में जो 4-5 कॉम्प्लेक्स हैं उनका डायग्राम आप सिर्फ नोट कर लोगे, वो इंडिकेट किए हुए पीडीएफ में कि कहां पर नोट करना है, उस जगह पर आप ये बना लोगे। तो 2 पार्ट कंप्लीट किए थे हम लोग, एक कलरिंग कॉम्प्लेक्सेस और दूसरा मेटल कार्बोनिल। समझ में नहीं आएगा फिर से एक बार रिपीट करो। पॉइंट सिर्फ ये ध्यान रखना है कलरिंग कॉम्प्लेक्स में कि D1 to D9 कन्फिगरेशन को सेंट्रल मेटल का और लिगेंड प्रेजेंट हो तो वो कलर्ड होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक पार्ट मिसिंग हो, जैसे अगर लिगेंड है लेकिन कन्फिगरेशन D0 और D10 आ गया, तब वो कलरलेस हो जाएगा। जैसे जिंक के अधिकांश कॉम्प्लेक्स है वो कलरलेस हो जाते हैं, क्योंकि जिंक का Zn+2 इनका कन्फिगरेशन 3D10 आता है। दूसरा, अगर D1 से D9 तक कन्फिगरेशन है लेकिन अगर लिगेंड नहीं है, तब उस कंडीशन में भी वो कलरलेस होगा, क्योंकि लिगेंड के प्रेजेंस में ही d ऑर्बिटल स्प्लिट करता है। मेटल कार्बोनिल में कार्बोनिल कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को, जो लिगेंड के रूप में काम करते हैं। एक स्पेशल टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग बनता है जहां मेटल भी अपने d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करता है कार्बन को टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट प्रोवाइड किया है। उसके बाद फिर आप ये डायग्राम ड्रॉ कर दोगे जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया। अब अगले टॉपिक पर आते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी के बारे में, कि अगर 2 कॉम्प्लेक्स को कंपेयर किया जाए और ये अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल, तो वो कई फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। यानी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ये स्टेबिलिटी में सबसे पहला ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीडेशन नंबर यानी अगर 2 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है कि विच वन इज मोर स्टेबल, जैसे एक दे दिया गया K3
FeCN6 और दूसरा कॉम्प्लेक्स है K4FeCN6। और इन दोनों में कहा जा रहा है कि विच वन इज मोर स्टेबल। तो सबसे पहला काम ये करो कि दोनों में सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। यहां सेंट्रल मेटल Fe है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालेंगे आप निकालिएगा, ये +3 आएगा। यहां ये सेंट्रल मेटल है और यहां ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो यहां पर इनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा, यानी यहां ये Fe3+ है और इस जगह पर ये Fe2+ है। अब बताता है कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन नंबर का, यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू बड़ा होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा, अगर मेटल कॉमन है तो, अगर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है तो मॉलिक्यूल जो है ज्यादा स्टेबल होगा, यानी स्टेबिलिटी। अब अगर ये पूछा जाए तो K3FeCN6 का ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू K4FeCN6। ये पहला पॉइंट ये हो गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया स्टेबिलिटी का। जिस कॉम्प्लेक्स में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होंगे। कई पॉइंट्स हैं, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर Fe+3 था, यहाँ Fe+2 है, इसलिए इनका स्टेबिलिटी ज्यादा हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर के बाद में फिर दूसरा कंसेप्ट आता है साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन। स्टेबिलिटी साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जिस आयन का साइज जितना छोटा होगा उनका स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। अब अगर हम लोग दो कॉम्प्लेक्स को लेकर चले, सपोज एक ले लिया हम लोग K4FeCN6 और दूसरा ले लिए K4COCN6। यहां पर सेंट्रल मेटल Fe है और यहां सेंट्रल मेटल CO है। इन दोनों में सबसे पहले मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। यहां सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +2, यानी कि यहाँ Fe2+ है और इस जगह पर ये CO2+ है। समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, आप दूसरा भी ले सकते हैं। अब साइज देखना है कि इन दोनों में किनका साइज बड़ा होगा और किनका साइज छोटा होगा। अब इसे समझने के लिए पीरियोडिक टेबल आप याद कीजिए। जनरल पीरियोडिक टेबल, as we move from top to bottom in a group, atomic and ionic radii increases. As we move from left to right in a period, atomic and ionic radii gradually decreases. यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटम और आयन का साइज डिक्रीज करता है। अगर हम लोग फोर्थ पीरियड के एलिमेंट की बात करें तो वहां पर स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इस तरीके से। यानी कि अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं हम लोग तो आयन का साइज डिक्रीज करता है। तो देखो तो आयरन और कोबाल्ट में किनका साइज छोटा होगा, आयरन का साइज बड़ा हो जाएगा और कोबाल्ट का साइज छोटा हो जाएगा। यानी कि Fe2+ और CO2+ में Fe2+ का साइज बड़ा है इन कंपैरिजन टू CO2+। रीजन, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है। यही साइज को आप Fe2+ और Fe3+ से भी जोड़ सकते हैं। Fe2+ का मतलब हो गया इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है और Fe3+ का मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो जो जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका साइज कैटायन का उतना ही छोटा होता चला जाएगा। तो साइड से भी ऑक्सीडेशन नंबर वाले पार्ट को मिलाएंगे तो वहां पर भी हो जाता है। यहाँ चूंकि ऑक्सीडेशन नंबर दोनों कंडीशन में सेम है, तब फिर हमें साइज लेकर के चलना पड़ा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज करता है, साइज डिक्रीज करता है। तो जहां साइज छोटा होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। यानी कि अब आपको पता चल गया कि साइज जो है वो कोबाल्ट का छोटा है। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें
स्टेबिलिटी, तो उस कंडीशन में KF4 FeCN6 के कंपैरिजन में KF4 CO CN6 ज्यादा स्टेबल होगा, इनका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा क्योंकि कोबाल्ट का साइज छोटा है। ये सेकंड फैक्टर था। अब इसके बाद में थर्ड फैक्टर की तरफ में आते हैं। थर्ड है डेंटेट ऑफ द लिगेंड। डेंटेट ऑफ द लिगेंड यानी यहां एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दिया हुआ है CO NH3 और Cl3, और दूसरा एग्जांपल है CO EL3 एंड Cl3। CO NH3 Cl3 और दूसरा है CO EL3 Cl3। यहां लिगेंड NH3 है और इस NH3 को मोनोडेंटेट कहा जाता है। ये तो स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे। और इस जगह पर लिगेंड है EN, और EN डाइडेंटेट में आता है। डाइडेंटेट, ये डाइडेंटेट लिगेंड है। तो यहां पर है कि जिसमें डेंटेट ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। इसी को चिलेटिंग इफेक्ट भी कहा जाता है, चिलेशन भी कहा जाता है। पहले ही बात किए थे कि डाइडेंटेट ट्राइडेंटेट सेंट्रल मेटल को सराउंड करते हैं, पकड़ते हैं जबड़े के जैसा, और इस इफेक्ट को चिलेटिंग इफेक्ट कहा जाता है, इसे चिलेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर चिलेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। डाइडेंटेट है ये मोनोडेंटेट है। वहीं अगर डाइडेंटेट और एक और में हेक्साडेंटेट होता, सपोज EDT है, तो जाहिर सा बात है कि हेक्साडेंटेट का स्टेबिलिटी ज्यादा होता। तो इस कंडीशन में अगर स्टेबिलिटी निकालना, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही आप नोट्स में भी कॉपी कर लोगे वीडियो देख करके। यहाँ डाइडेंटेट है CO NH3 के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबिलिटी होगा CO EL3 और Cl3 का। ये थर्ड कंसेप्ट हो गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी। साइज ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डेंटेट का डायरेक्टली रिक्वायर्ड तक अभी डिस्कस किए। ऑक्सीडेशन नंबर, यह स्टेबिलिटी और ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी जितना छोटा साइज उतना। थर्ड, डेंटेट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और एक और फैक्टर होता है फोर्थ, जिस पर स्टेबिलिटी डिपेंड करता है, वो है एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसोसिएशन कांस्टेंट को हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। बीटा की जगह पर Ka भी लिखा जा सकता है, एसोसिएशन कांस्टेंट। और दूसरा है डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना, डिसोसिएशन कांस्टेंट। और जब डिसोसिएशन की बात करेंगे तो यहां पर Kd लिखा जाएगा। अब स्टेबिलिटी अगर हम लोग देखें तो स्टेबिलिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसोसिएशन कांस्टेंट का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली यानी कि 1 बाय डिसोसिएशन कांस्टेंट। और इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन निकालना हो तो हम लोग कह सकते हैं कि एसोसिएशन कांस्टेंट 1 बाय डिसोसिएशन कांस्टेंट, या डिसोसिएशन कांस्टेंट की जगह पर 1 बाय एसोसिएशन कांस्टेंट। अब बीटा यूज किया हुआ है तो वहां पर बीटा आप यूज करोगे। एनसीईआरटी बुक में लास्ट इंडेक्स का क्वेश्चन आपको इसी कंसेप्ट पर मिलेगा, वहां बीटा यूज किया गया है एसोसिएशन की जगह पर। तो यहाँ बीटा इज इक्वल टू 1 बाय एसोसिएशन कांस्टेंट आप लिख सकते हैं। तो एक का वैल्यू दिया और दूसरा का निकालना है तो आप ये फार्मूला यूज करके इसको निकाल सकते हैं। ये 4 पार्ट पर फैक्टर पर स्टेबिलिटी डिपेंड करता है। सपोज M सेंट्रल मेटल है और इसके 4 लिगेंड कंबाइन कर Ml4 का फॉर्मेशन कर रहे हैं।
अब इस Ml4 में 4 लिगेंड कंबाइन कर रहे हैं, तो आप देखो कि डिसोसिएशन हो रहा है या एसोसिएशन। इस जगह पर एसोसिएशन हो रहा है, यानी कि जुड़ रहे हैं। तो चारों लिगेंड एक साथ में नहीं जुड़ते, वो स्टेप बाय स्टेप जुड़ते हैं। तो अगर मान लिया कि स्टेप फर्स्ट को हम लोग लेकर के चलते हैं, स्टेप फर्स्ट, तो यहाँ M L के साथ कंबाइन कर ये फॉर्मेशन करेगा Ml का, और इस कंडीशन में एसोसिएशन कांस्टेंट K1 इसे लिखा जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Ml बाय, नीचे में रिएक्टेंट होता है M इंटू M। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। उसी तरह से अगर स्टेप 2 को लेकर के चले, स्टेप 2, तो यहां पर ये वैल्यू आ जाएगा, Ml तो ऑलरेडी बन चुका है, इसमें एक लिगेंड और ऐड करेंगे। तो जहां M में L ऐड किए तो Ml बन गया, तो Ml में L ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, Ml2, और इस कंडीशन में K2 का वैल्यू होगा, ऊपर में आ जाएगा Ml2, नीचे में वैल्यू आ गया Ml इंटू L। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। स्टेप थर्ड, Ml2 प्लस L, ये वैल्यू आ जाएगा Ml3, एंड यहां K3 वुड बी इक्वल टू लिखा जाएगा Ml3, और नीचे में Ml2 इंटू L, ये थर्ड हो गया। स्टेप 4 में Ml3 में एक और L डाल दो, चूंकि 4L था, तो अब इस कंडीशन में ये फॉर्मेशन कर लेगा किसका, Ml4 का, और यहां एसोसिएशन कांस्टेंट K4 इट विल बी इक्वल टू आ जाएगा Ml4 बाई Ml3 इंटू L। ये इक्वेशन 4 हो गया। तो ये स्टेप वाइज हो रहे हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, स्टेप वाइज एसोसिएशन कांस्टेंट। अब अगर हमें ओवरऑल एसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, इस ओवरऑल एसोसिएशन कांस्टेंट को K से या फिर बीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इट वुड बी इक्वल टू आ जाएगा K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। अब वो निकालते हैं, हमें इरेज करना पड़ेगा यहाँ। अब ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट K का वैल्यू निकालते हैं, K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। K1 का वैल्यू आ गया Ml बाई M इंटू L। K2 का वैल्यू था Ml2 Ml इंटू L। K3 का वैल्यू था Ml3 Ml2 इंटू L, और यहां यह वैल्यू हो गया Ml4 Ml3 इंटू L। अब इस जगह पर देखो कई पार्ट कैंसिल हो रहा है, Ml कैंसिल हो जाएगा, Ml2 Ml3 ऊपर में क्या बचा रहा है, Ml4, और नीचे में M इंटू L, यहाँ 1 2 3 4, यानी कि इस जगह पर ये L टू द पावर कितना आ गया, 4 आ गया। अब वही अगर इस पार्ट को हम लोग फिर से देखें, M प्लस 4L, तो ये वैल्यू देता है Ml4, और इसके लिए एसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू अगर हम लोग निकालें, तो एसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू हो जाएगा
ml4 डिवाइडेड बाई m4l है। तो इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़े हुए कि आगे का ये नंबर पावर में चला जाता है l टू द पावर 4। अगर इसे हम लोग इक्वेशन a मान लें, इसे हम लोग इक्वेशन b मान लें, देखो तो ml4 by m into l to the power 4, ml4 by m into l to the power 4। तो इन दोनों को कंबाइन करने से रिजल्ट निकला, दैट इज बीटा एसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू k1 into k2 into k3 into k4। और चूंकि ये 4 स्टेप में जा रहा है इसलिए इन्हें बीटा 4 भी लिखा जाता है। तो ये आप एनसीईआरटी बुक में देखे होंगे, एक पॉइंट आया होगा आपके पास। तो इसको यहाँ पर ये बता दें, ये इस जगह तक में ये कंप्लीट हो गया कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है। इसके बाद में है एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो हम नहीं लिखवाएंगे, थोड़ा सा आपको बुक पढ़ना चाहिए। तो एक पेज में दिया हुआ है, उसको आप रीडिंग डालोगे और रीडिंग डालने के बाद में फिर उसको आप नोट कीजिए 2 4 5 पॉइंट जो आपको लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। तो आज यहाँ तक, अब अगले क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज यहीं तक, थैंक यू।